डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का अपना चैनल बी द रूरल टेक्स में स्वागत करता हूं। आज बड़े हर्ष के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं अपने बड़े बेटे पुलकित थरेजा को, जिन्होंने अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री प्राप्त करी है और वो मेरे साथ प्रैक्टिस में आए हैं। आज हम दोनों, जबकि मैं ये दोनों की वजह ये कहूँ कि आज पुलकित आपके लिए नया एक टॉपिक लेकर आ रहा है, दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर जो भी बजट के अंदर रिसेंटली अमेंडमेंट्स आई हैं उसके ऊपर हम लोगों ने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को देखें, पुलकित की पहली वीडियो है, उसको प्रोत्साहित करें, हमारे चैनल को लाइक करें, अपने व्यूज शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ग्रुप्स में भेजें और हम लोगों के साथ अपने क्वेश्चंस आप शेयर करें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पर इस वीडियो को देखने के बाद पुलकित और हम मिलकर और मेरा स्टाफ मिलकर हम उसका रिप्लाई देंगे आपको, जो भी आपकी क्वेरीज आ रही हैं। और साथ में ही हम लोगों के अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आप हम लोगों को कुछ एडवाइस करते हैं तो आप हम लोगों को ज़रूर शेयर करें। आई फील ऑनर वंस अगेन एंड रिक्वेस्ट मिस्टर पुलकित थरेजा टू स्टार्ट हिज वीडियो, फर्स्ट वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। ये पहली वीडियो लेकर वो आप लोगों के सामने आ रहा है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। Good morning everyone. I am CA Pulkit Thareja. Today I am here to talk about virtual digital assets. आजकल आप सबने बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर में, बजट में, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम की स्पीच में, इंटरनेट पे हर जगह बिटकॉइन, NFT, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये क्या चीज़ है। तो आई जस्ट थॉट इट इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के टू प्रोफेशनल्स तक मैंने सब कवर किया इसमें, कि कोई भी खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाए इस वीडियो से। आई होप यू लाइक इट। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप अपने सामने देख पा रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसका मतलब क्या है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट 3 वर्ड से बना हुआ है, वर्चुअल, डिजिटल एंड असेट। असेट सबको जानते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, जो भी एक रिसोर्स इकोनॉमिक वैल्यू के साथ आता है और फ्यूचर बेनिफिट देता हो। कोई भी चीज़ जिसे मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी, मेरा ये कंप्यूटर, मेरा फोन, कुछ भी ऐसी चीज़ एसेट है, बहुत बेसिक। वर्चुअल स्लैश डिजिटल, इसका अलग अलग मतलब समझाना, वर्चुअल क्या चीज़ है, डिजिटल क्या चीज़ है, थोड़ा सा पेचीदा चीज़ है, इसीलिए वर्चुअल और डिजिटल को इकट्ठे समझते हैं। हमारा काम वही आएगा, जो भी चीज़ कंप्यूटर में है या कंप्यूटर में बनी है वो वर्चुअल है। अब कोई सॉफ्टवेयर वर्चुअल है, मेरी ये पीपीटी जो आपको दिखा रहा हूँ वर्चुअल है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट वो असेट जो आपकी पीसी में बनी है। तो आप कहेंगे क्या जी मेरे पेटीएम के अंदर पड़ा हुआ कैश भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है? इस डेफिनेशन से तो लगता है कि हाँ वर्चुअल डिजिटल एसेट है, लेकिन नहीं। हम देखेंगे अपनी डेफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में डाली गई है इस बजट के द्वारा। सेक्शन 247A इंसर्ट किया गया, जिसके अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट को एक्सप्लेन किया गया है। एन इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन करेंसी। तो आपका यहाँ से पेटीएम और उसके सारे गूगल पे आपका बैंक अकाउंट सब यहाँ से बाहर हो जाता है, या कोई फॉरेन करेंसी जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो पूरी डेफिनेशन को बहुत छोटा कर देता है, और अदरवाइज बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड समझाता हूँ अभी। प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू एक्सचेंज्ड विद और विदाउट कंसिडरेशन विद द प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू। बहुत ब्ला 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 ब्ला, कुछ समझने वाली चीज नहीं है फॉर अ लेमैन, बट द थिंग दे आर ट्राइंग टू से इज कि कोई भी एसेट जो वर्चुअली प्रेजेंट हो और वो क्रिप्टोग्राफिक मीन से स्टोर की गई हो या क्रिप्टोग्राफिक मीन से जनरेट की गई हो। अब क्रिप्टोग्राफिक मीन्स क्या चीज होती है? क्रिप्टो करेंसी सुना? हाँ, वही वाली चीज। तो कोई भी एसेट जो ब्लॉकचेन के थ्रू जनरेट हो रही है या स्टोर हो रही है उसे बोला गया क्रिप्टोग्राफिक मीन्स, और उसी से बना वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट वो एसेट हुई जो क्रिप्टोग्राफिक मीन्स से जनरेट हो रही है या स्टोर हो रही है। आगे बात करते हैं इस बारे में। वीडीए या वर्चुअल डिजिटल एसेट जो इनकम टैक्स एक्ट में है उसके हिसाब से कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं? क्रिप्टो करेंसी, बात करेंगे इसके बारे में अलग से। नॉन फंजिबल टोकन्स, NFT, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। डिजिटल लैंड, डिजिटल लैंड
हाँ, आजकल ये बहुत कंसेप्ट चल रहा है, यू कैन बाय ताजमहल ऑन अ वेबसाइट। ताजमहल सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर हाँ, आप जा सकते हो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे एंड यू कैन बाय ताजमहल देयर। मैं आपको कभी किसी और वीडियो में अगर टाइम लगा तो दिखाऊंगा भी सही कि हाँ, असली में लोगों ने ताजमहल किसी वेबसाइट पे खरीदा हुआ है। उसका क्या यूज है उसके बारे में बात करेंगे। मेटावर्स प्रोजेक्ट, आपने बहुत ही सुना होगा कि फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर दिया, मेटावर्स में आ रहे हैं वो। मेटावर्स के अंदर जाके भी आप एक लैंड खरीद सकते हैं, आप अपने कपड़े खरीद सकते हैं, तो वो भी अगर वो ब्लॉकचेन के थ्रू स्टोर हो रही है, जो कि जनरली नहीं होगा, तो आप उसे वीडियो काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली इन गेम ट्रांसफरेबल स्किन्स, किसी ने पबजी का नाम सुना है, वेलोरेंट का नाम सुना है, ऐसे ही देयर इज अ गेम आई शुड से काउंटर स्ट्राइक, CSGO। उसके अंदर दे आर ट्राइंग टू कम अप विद प्रोजेक्ट के अगर मैंने कोई गन की स्किन खरीदी एंड आई वांट कि मैं किसी एक्स बंदे को बेच दूं, तो मैं बेच सकता हूं वाया ब्लॉकचेन। तो ये सब वीडियो में आ जाएगा। अब इतना एडवांस चीज गवर्नमेंट एकदम ले तो आई, लेकिन उसका क्या कहने का मतलब था, क्या टैक्सेशन है, क्या रूल्स फ्रेम हो रहे हैं, उसी बारे में बात करना चाहेंगे। और इतनी हाइप अप क्यों है इस बारे में, इतना क्यों क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, वो समझाने आया हूं मैं आपको यहाँ पे। अब क्रिप्टो करेंसी असली में है क्या? अगर आज मुझे किसी को पैसे भेजने हैं तो कितना आसान है। आज से कुछ टाइम पहले मैं डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, RTGS ऐसे कर सकता था। आजकल तो UPI का जमाना है, UPI किया, पैसे चले गए एज इट इज। लेकिन अगर आज से मैं 2001, 2002, 2005 की बात करूं तो पैसे भेजने कितने डिफिकल्ट थे। सिमिलरली ये तो विद इन द कंट्री की बात हुई कि मुझे रुपए को भेजने हैं, मतलब मेरे पास भी रुपीज हैं, जिसको चाहिए उसको भी रुपए मिले। लेकिन अगर मुझे 2008 में, 2005 में USA में सामान भेजना है, USA में पैसा भेजना है, मेरा कोई रिश्तेदार USA में बीमार है, अर्जेंटली पैसे की जरूरत है हॉस्पिटल वालों को, मैं कैसे भेजूं? तो वो बहुत दिक्कत आती थी। इसीलिए जापान के एक इंसान या इंसानों का ग्रुप, उन्होंने कभी अपना नाम सामने लाए नहीं, पर वो अपने आप को सतोशी नाकामोटो बोलते थे। उन्होंने ये एक चीज लाए कि एक ऐसा पैसा होना चाहिए जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कंट्रोल के, मेरा पैसा मैं किसी को भी भेज पाऊं। अगर आज मुझे पैसा US से भेजना है तो मुझे अपने बैंक से बात करनी पड़ेगी, RBI से बात करनी पड़ेगी, वहां के रिसीविंग बैंक से बात करनी पड़ेगी, वहां के सेंट्रल बैंक से बात करनी पड़ेगी, तब जाके पैसा जाएगा। तो अगर मेरा पैसा मैं किसी को भेजना चाह रहा हूं तो मुझे इतनी चीजों से क्यों गुजरना है? इसलिए वो कंसेप्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, और उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसका नाम रखा गया बिटकॉइन। ये वो करेंसी है जो खुद ही कोई कंट्रोल नहीं करता इसे, जो खुद आप किसी को भी भेज सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन क्या होती है भी बात करेंगे उस बारे में। तो एक ऐसी करेंसी लाए जो खुद ब खुद बिना किसी के कंट्रोल के कैसे भी मूव कर सकती है, आप उसको भेज सकते हो, किसी का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, कोई उसको बनाने वाला नहीं है, कोई उसे खत्म नहीं कर सकता। असली बात यह कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर आज चाहे RBI तो 2000 के नोट बंद कर सकती है, क्या कोई बिटकॉइन बंद कर सकता है? नहीं, कोई बिटकॉइन बंद नहीं कर सकता। तो फैसिलिटेट कर सकता, इट यूज्ड टू फैसिलिटेट पीयर टू पीयर, मतलब अगर मुझे किसी को भेजना है तो वो बहुत आसान हो गया, वो इतना मुश्किल नहीं है कैश जितना या UPI जितना या बैंकिंग चैनल जितना। ब्लॉकचेन क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस shared among the nodes of a computer network, कुछ समझ नहीं आया, maintain secure decentralized record of transaction best known for their crucial role in cryptocurrency। अब अगर मैंने X को पैसे भेजे तो किसी को तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो वो ब्लॉकचेन ब्लॉक्स बनाकर रिकॉर्ड रखती थी, एक रजिस्टर है वो। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे रजिस्टर के अंदर एक एंट्री हो जाएगी और वो ब्लॉक बनके साइड हो जाएगा। एक बार एक एंट्री हो गई तो वो एंट्री रिवर्स नहीं हो सकती। ये है ब्लॉकचेन। और ये एंट्री करता कौन है? ये हम सब ही करते हैं, जिसे बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी माइन करना। ये एक बहुत डीप कंसेप्ट है, इसका कोई टैक्सेशन से रिलेशन नहीं होगा, पर ब्लॉकचेन इंसान को पता होना चाहिए क्या ब्लॉकचेन है, तो मैंने हल्का सा डाल दिया। तो जो भी एसेट वाया ब्लॉकचेन, वाया क्रिप्टो करेंसी, वाया क्रिप्टोग्राफिक मीन से चल रही है, वो हमारा इनकम टैक्स उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलता है, और उसके ऊपर टैक्सेशन की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो इतना फर्ज क्यों है क्रिप्टो करेंसी का, इतना क्या है? आप अपने सामने देख सकते हैं,
20 नवंबर 2015 को एक बिटकॉइन 21,000 रुपए का था, वो 13 मार्च 2020, तो 4.5 साल 5 साल के बाद 3,82,000 रुपए का हो गया। और विद इन 1 ईयर, 1 साल से भी कम के अंदर देखिए, वो 42,87,000 87,000 हो गया। तो अगर मैंने 2015 में 21,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 42 लाख रुपए होते। तो इतना हाई रिटर्न, कॉरेस्पॉन्डेंटली इतना हाई रिस्क लेने वाली एसेट, इसीलिए इसको इतना चर्चा में रखा गया है, लोग इसके बारे में इतनी बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने भी अपना चांस नहीं छोड़ा, जल्दी से फटाफट इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। और टैक्स क्या, भारी टैक्स लगाया, बात करेंगे। अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं थी इसके ऊपर, सिर्फ टैक्सेशन लगाया गया है। हमें बहुत उम्मीद थी कि शायद इसे बैन कर देंगे या इसके ऊपर कुछ ना कुछ लॉ लाएंगे, वो तो नहीं किया गया, सिर्फ इसके ऊपर टैक्सेशन लाई गई। लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की मैडम ने कुछ टाइम पहले, उनके वर्ड से, टैक्सिंग क्रिप्टो डजंट इंश्योर लीगल स्टेटस। तो मतलब अगर मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगा दिया है, डजंट मीन वो लीगल है। तो क्या हम इलीगल चीज पर टैक्स दे रहे हैं? पता नहीं। क्या हम लीगल चीज पर टैक्स दे रहे हैं? पता नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। हाँ, हम लोग बहुत हंसे भी थे इस बात पे कि आपने टैक्स लगा दिया तो या तो उसे इलीगल डिक्लेयर कर दो। ऐसा थोड़ी होगा कि कल को फॉर एग्जांपल मर्डर इलीगल है, आप मर्डर पे टैक्स लगा दोगे। तो एटलीस्ट उसको क्राइटेरिया तो फिक्स करें उसका। एंड कुछ टाइम पहले आरबीआई ने बैन लगा दिया था बैंक्स को इन ट्रांजैक्शन में डील करने से पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 के अंदर वो बैन हटा दिया था कि अब बैंक्स भी डील कर सकेंगे इसके अंदर। तो दिस इज समवट कि आज क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब तो थोड़ा क्रेज आप देखेंगे कम हो रहा है, बट हाँ फिर भी वेरी मच हाई देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। अब हम क्रिप्टो करेंसी के आगे बात चलते हैं दूसरी वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में, जो कि है नॉन फंजिबल टोकन्स। आप लोगों ने मूवीज में बहुत देखा होगा कि किसी आर्टिस्ट ने अपनी एक पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई है एंड पीपल आर बिडिंग थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ मनी टू बाय दैट पेंटिंग। कभी सोचा है कि वो उस पेंटिंग का करते क्या होंगे अपने ड्राइंग रूम में या अपनी लॉबी में लगाने के अलावा? पीपल आर कलेक्टर्स, उन्हें कलेक्ट करना बहुत पसंद है। सिमिलरली अगर मैं कोई डिजिटली कुछ चीज बना रहा हूँ, मैं कुछ वीडियो एडिट कर रहा हूँ या मैं कोई डिजिटली फोटो बना रहा हूँ, तो अगर मैंने वो बाहर बेचनी चाहिए तो उसके तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो जितना क्रेडिट और जितना मॉनेटरी बेनिफिट एक नॉर्मल आर्टिस्ट को मिल रहा था, एक नॉर्मल पेंटर को मिल रहा था, उतना एक डिजिटल पेंटर को नहीं मिल रहा। तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया इसी क्रिप्टोग्राफिक मींस के थ्रू, जिसे बोला गया NFT, नॉन फंजिबल टोकन। अगर अब मैं कोई अपनी फोटो बना के ऑनलाइन पोस्ट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कोई इसे खरीदे, सिमिलरली जैसे कोई मोनालिसा की फोटो या मोनालिसा की पेंटिंग को खरीद रहा था, तो वैसे ही कोई बिड करके खरीद सकता है। तो खरीद सकता है, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उसको उसी ब्लॉकचेन के थ्रू एक टोकन दिया जाएगा जिससे कि उस प्रॉपर डिजिटल पेंटिंग का मालिक बन जाएगा वो। तो क्या मैं डाउनलोड नहीं कर सकता उसके बाद? अगर मैं एक्स ने पेंटिंग बनाई, वाई ने खरीद ली, क्या मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूं? हाँ, वो चीज वही रहेगी, डाउनलोड कोई भी कर सकता है, पर ओरिजिनल ओनर वाई बन जाएगा जिसने खरीदा है क्रिप्टो करेंसी देके। फायदा क्या हुआ? वही फायदा जो मोनालिसा की पेंटिंग खरीद के हो रहा था, आप एक कलेक्टर बन जाएंगे। तो क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स ऑन अ ब्लॉकचेन विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अगर मैंने खरीदी एक पेंटिंग तो वो एक NFT, तो वो मेरी ही रहेगी, यूनिकली रहेगी कोई और उसका टोकन ले सकता अनटिल एंड अनलेस मैं उसे वापस बेच दूं। NFT 2014 में केविन मैकॉय ने निकाली थी। पहली बात, आपके कोई मीन्स की बात नहीं है, जरूरत की बात नहीं है, पर अगर आप चाहें तो आप रिमेंबर कर सकते हैं। NFT सिर्फ पेंटिंग बन सकती है नहीं, कोई ड्राइंग, कोई म्यूजिक, कोई वीडियो, कुछ भी। जैसे मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं चाहूं तो मैं इसकी भी एक NFT बना सकता हूं कि मैंने बनाई, आई एम द आर्टिस्ट, आई एम द वन मेकिंग इट। कोई भी खरीद सकता है इसको, वो ओन करेगा इस वीडियो को। अब ओन तो कर लेगा, उसके राइट्स क्या है, ये एक बहुत ज्यादा चर्चित चीज है। अगर फॉर एग्जांपल एक ग्राफिटी आर्टिस्ट ने एक ग्राफिटी बनाई और मैंने फॉर एग्जांपल 2-3 लाख रुपए देके उसकी NFT खरीदी, क्या मैं वो ग्राफिटी एक टी शर्ट पे प्रिंट करके लोगों को बेच सकता हूं? नो 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 नो। तो फिर फायदा क्या हुआ NFT खरीदने का? सर सिर्फ कलेक्शन बनी और कुछ भी नहीं।
इवन मैं उसका कमर्शियल यूज तो क्या, पर्सनल यूज तो चलो वैसे भी कर लेते हैं पर इसके अराउंड भी बहुत ग्रे एरिया है। तो कोई कमर्शियल यूज नहीं कर सकता मैं एनएफटी का ओनर बनूंगा, मैं पेंटिंग का ओनर कतई नहीं बनता। अगर आज मैंने कोई ड्राइंग खरीद ली तो मैं उसकी एनएफटी का ओनर हूं, मैं ड्राइंग का ओनर नहीं हूं, मैं ड्राइंग अभी भी आर्टिस्ट के पास रहेगी। अगर मैंने एक एनएफटी 100 रुपए की खरीदी और मैं 120 रुपए की बेचना चाहता हूं आगे, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद, मैं फॉर श्योर बेच सकता हूं, वो मेरी असेट है, एनएफटी मेरी असेट है। लेकिन आर्टिस्ट चाहे तो ये बोल सकता है कि आप उस 20 रुपए में से कुछ हिस्सा मुझे दो। जब भी कोई भी एक्स ने वाई को, वाई ने जेड को, जेड ने वापस एक्स को, एक्स ने ए को, जब भी मेरी पेंटिंग या मेरी एनएफटी रीसेल हो रही है मुझे कट मिलना चाहिए, आर्टिस्ट ऐसा बोल सकता है। तो कोई कमर्शियल यूज करने का राइट नहीं है, उसे रीसेल कर सकता है। रॉयल्टी कट यूजुअली आर्टिस्ट आजकल अपने एनएफटी के अंदर एक रॉयल्टी कट रख रहे हैं कि व्हाटएवर इज द सेलिंग अमाउंट, रीसेलिंग अमाउंट, आई चार्ज 10% कट, 20% कट and I am not the owner of the art, I am the owner of NFT। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है एनएफटी का। ये मिस्टर अमिताभ बच्चन की एनएफटी है जो रिसेंटली $1212 की बिकी है। अब आप हिसाब लगा लें क्या हिसाब होगा एक एनएफटी का। ये चीज याद रखिएगा, मैं इस एनएफटी को प्रिंट करके बेच नहीं सकता हूं, सिर्फ मैं इसका ओनर हूं, मेरे पास कोई कागजात भी नहीं है इसके, सिर्फ मेरे पास कंप्यूटर में ये दिखाएगा कि हाँ आपने एक एनएफटी ओन कर रखी। अब ये रीसेल कैसे होगी कैसे नहीं होगी, कभी कभार आपने सुना है कि एक बंदे ने कोई लैंड खरीदी और वो लैंड वापस बिक नहीं रही, वो बोलता है कि भाई बिकवा दो, बस लॉस में बिकवा दो। तो वैसा भी केस हो सकता है एक एनएफटी के साथ, क्योंकि ये रिलायंस का शेयर तो है नहीं जिसके लिए 1 करोड़ लोग खड़े हैं खरीदने को। सिमिलरली ये किसी आर्टिस्ट ने ऐसे ये मॉन्कीज की फोटोज बनाई थी जो एक तो बहुत सारी है, एक $4,52,000 की बिकी है। तो आप जरा रुपीज में हिसाब लगा लें क्या हिसाब बनता है। तो जी आपको थोड़ी और बात बताते हैं एनएफटी की। अगर मैं किसी चीज की एनएफटी बना रहा हूं तो क्या ये जरूरी है कि वो मैंने ही बनाई हो। अगर फॉर एग्जांपल आज किसी एक्स बंदे ने एक बहुत प्यारी सीनरी की फोटो खींची तो क्या मैं उसकी एनएफटी बना सकता हूं? हाँ, आजकल बहुत ऐसे केसेस चल रहे हैं सर, बहुत ज्यादा इंटरनेट भरा हुआ है चीजों से कि फोटो किसी ने खींची या फोटो किसी ने बनाई, उसकी एनएफटी कोई और बना के पैसे निकाल के निकल गया। तो ये तो बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। क्या इसके ऊपर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एक्ट नहीं लगता? क्या इसके ऊपर ट्रेडमार्क पेटेंट एक्ट नहीं लगता? क्या अगर किसी बंदे ने कोई पेंटिंग या कुछ चीज बनाई है, कोई वीडियो बनाई है, तो उसको कोई और बंदा सेल करके निकल जाए, क्या ये मॉरली, क्या ये एथिकली, वो तो चलो चीज गलत है ही सही, पर क्या ये इलीगल नहीं है एनएफटी बना के बेच के निकल जाना? देखिए मैंने लिखा पीपल मेकिंग बिलियंस व्हिच आई बिलीव इज इलीगल, फॉर श्योर ये इलीगल है। एंड सेकेंडली ये लोग क्या बोलते हैं कि यार हमारी एनएफटी खरीद लीजिए, हम सोच रहे हैं हम ना 1-1.5 साल बाद जब हमारी एनएफटी बहुत बिक जाएगी तो हम एक मार्केट प्लेस लॉन्च करेंगे जहां आप हमारी एनएफटी किसी और को बेच सकते हैं। तो क्या ये एक स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा? अरे मुझे ये बबल लगता है भाई, मुझे लगता है कि आज तो आप खरीद लोगे, 6 महीने, साल, 2 साल बाद कोई पूछेगा नहीं इसे। 2014 में चीज आई थी, 2020 से पहले कोई पूछता भी नहीं था। एकदम इतना क्रेज बढ़ गया, जितनी जल्दी क्रेज बढ़ा उतनी जल्दी क्रेज गिरेगा और कोई वापस से खरीदने को तैयार नहीं होगा। तो इतना बड़ा रिस्क है, फिर भी लोग 4-4, 5-5 लाख डॉलर ऐसे ही डाल रहे हैं। आप ब्रिटेन देखेंगे वेस्टर्न सेलिब्रिटीज दबा के खरीद रहे हैं, which I believe is just a bubble and I believe सिर्फ पंप एंड डंप स्कीम है कि अभी तो पंप कर दो, बाद में कोई हम बेच के निकल जाएंगे, बाकी वहां क्या हो कुछ नहीं पता। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग जरा रिसर्च करके देख के इन्वेस्ट करिएगा, मेरी एडवाइस के अगेंस्ट रहेगी। अब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की। सीतारमन मैडम आई, उन्होंने सबसे पहले बताया कि हम वर्चुअल डिजिटल एसेट को फ्लैट 30% टैक्स कर रहे हैं। मतलब जी लॉटरी होगी हमारी ये। आज से पहले जैसे लॉटरी को टैक्स करते थे, प्रॉफिट हो लॉस हो हमें कुछ नहीं पता, हम तो 30% टैक्स लगाएंगे आपके प्रॉफिट के ऊपर। वो टैक्सेबिलिटी कर दी थी। कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपए की चीज बेचने के लिए 10 रुपए एजेंट को कमीशन दी है, हम 1000 पे टैक्स लगाएंगे जी। सिमिलरली 50,000 और 10,000 रुपए की लिमिट्स डिफाइन कर दी
10,000 ऑडिट, नॉन ऑडिट के केस में 50,000 है, और नॉन ऑडिट के केस में ऐसी लिमिट्स डिफाइन कर दी कि ऑडिट हुआ तो ये, नहीं हुआ तो ये। आप 50,000 भी मान लो लिमिट, तो अगर उसके ऊपर की आपने सेल ट्रांजेक्शन करी है तो 1% TDS काटना भी जरूरी हो जाएगा। मतलब अगर मैं भी बेच रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मेरा भी TDS कटेगा, काटना पड़ जाएगा। ये सेक्शन भी इंसर्ट कर दिया गया। सिमिलरली अगर आप चाहो, मैंने बेच तो दी, फॉर एग्जांपल मेरी और कोई इनकम नहीं है, 1.5 लाख रुपए की मैंने बेच दी, मैं चाहता हूं मैं 1.5 लाख रुपए अपना हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस ATC के अंदर या NPS की डिडक्शन ले लूं, कोई अलाउड नहीं। सिमिलरली 54F की कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है कि आप रेजिडेंशियल हाउस ले लो, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। डायरेक्टली 30% फ्लैट टैक्स होगा। लेकिन हाँ, ये 87A की रिबेट जरूर दी थी। अगर आपकी GTI 5 लाख से कम है तो आपको 87A की डिडक्शन मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बंदा $4,52,000 की बेच रहा है, वो 12,500 रुपए का क्या करेगा? वो 12,500 का क्या करेगा? 30% टैक्स सीधा लगेगा। तो जब ये बात की गई कि कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे, तो क्या कोई लॉस सेट ऑफ करना अलाउड होगा? मैं आपको सारे लॉसेस की बात करता हूं, मैंने बहुत रिसर्च की इसके रिगार्डिंग, और आप देख सकते हैं आंसर हर जगह यही मिला। कोई भी लॉस सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। आपका करंट ईयर का हो, आपका प्रीवियस ईयर का हो, आपका कैपिटल गेन का हो, आपका अदर देन कैपिटल गेन का हो, आपका लॉन्ग टर्म का हो, शॉर्ट टर्म का हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट से आया हो, लॉन्ग टर्म शेयर से आया हो, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी शेयर, किसी चीज से लॉस आया हो, बिजनेस लॉस आया हो, कोई भी लॉस अलाउड नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक साल में 10 एसेट बेची, 9 एसेट्स में लॉस है, 10वीं एसेट में प्रॉफिट है, तो सिर्फ 10वीं एसेट के प्रॉफिट पर 30% डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। 9 एसेट के ऊपर TDS भी कटेगा। मुझे लॉस हो रहा है, क्या तभी TDS कटेगा? हाँ जी, TDS कटेगा। ना ही उस लॉस का बेनिफिट मिलेगा, ना ही आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। इतना हार्ड टैक्सेशन ले आया इस चीज के ऊपर, क्योंकि इतनी ग्रोथ वाली एसेट है। आजकल के यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं क्रिप्टो के अंदर। इंटरनेट इज फुल ऑफ क्रिप्टो करेंसी की न्यूज एंड मीम्स, NFT की न्यूज एंड मीम्स। बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी NFTs बना रही हैं। बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज, जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, अपनी NFTs बना रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग बिलियंस। तो इसीलिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट के रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 30% फ्लैट टैक्सेशन लगा दी थी 1 अप्रैल 2022 से। तो अब आप 1 अप्रैल से कुछ भी NFT बेचेंगे तो TDS भी काटना है। ऑल्दो 10 नंबर कंपल्सरी नहीं है, जैसे आप रेंट वाली भरते हैं वैसे ही आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन 30% डायरेक्ट टैक्सेशन बिना किसी एक्सपेंस और लॉसेस के। तो चलिए, इस वीडियो के लिए अब इतना ही बहुत है। पार्ट 1 आपने देखा, इसके अंदर हमने वीडियो क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, आजकल क्या चल रहा है वीडियो की न्यूज़ में, टैक्सेबिलिटी हमने देखी कि क्या टैक्सेस लगाए। आगे मैंने कुछ आपके लिए केस सिनेरियोज प्रिपेयर किए हैं, जिसके अंदर मैं कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, बहुत एक छोटे लेमैन के लिए बेसिक और एक प्रोफेशनल के लिए कि प्रोफेशनल कैसे टैकल कर सकता है इस चीज़ को, या थोड़े एक्सटेंसिव केसेस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो शायद आगे अपलोड हो ही चुका है। अगर हो चुका है तो जाके देखिए उसे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। और अगर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो आपके देखने के 2-3 घंटे तक अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आजकल क्या चल रहा है ज़माने में, टैक्स कहाँ शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच रहा है, हमारे सीतारमन मैडम कैसे चीज़ों को टैक्स कर रही है। होपफुली आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव जरूर लगा होगा और आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूँ CA पुलकित थरेजा, आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में अपने प्रोफेशनल्स को शेयर करें कि हाँ मैंने यहाँ से कुछ सीखा, आप भी कुछ सीखें। अपनी क्वेरी से हमें बताएं, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे वाया ईमेल्स और वाया कमेंट सेक्शन। आप हमें अपने सजेशन भी दे सकते हैं। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।